नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द हिंदू वोकैबुलरी सीरीज़ 21 जनवरी 2026 में। आज हम देखेंगे 21 जनवरी में जो जो अच्छे वर्ड्स जो आपके काम आ सकते हैं एसएससी बैंकिंग या जितने भी लिंक्ड एग्जाम हैं जिसमें कि इंग्लिश आती है उसमें आपको काम आ सकते हैं। उस तरह के वर्ड्स मैंने पिक किए हैं आप लोगों के लिए। तो वो वर्ड्स मैंने आज यहाँ पे उकेर दिए हैं अपने बोर्ड पे। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है विजय पाना या प्रभावी होना। जस्टिस ऑलवेज प्रिवेल एट द एंड। आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा कि हीरो 2.5 घंटे बिल्कुल परेशान रहता है और आखिरी के आधे घंटे में तहलका मचा देता है और विलन की लंका को निस्तेनाबूद कर देता है। तो दोस्तों एक्चुअल में ये वही है, जस्टिस प्रिवेल एट द एंड, मतलब न्याय हमेशा अंत में जीतता है, प्रभावी हो जाता है। दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है कर्टेलमेंट। कर्टेलमेंट का मतलब होता है कटौती या कमी। वी शुड हैव ऑलवेज कर्टेलमेंट इन आवर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर फ्रॉम आवर सैलरी। मतलब हमें अपनी सैलरी में से जितने भी अननेसेसरी गैर ज़रूरी खर्चे होते हैं उनकी कटौती करनी चाहिए ताकि हम अच्छे से सेविंग कर पाएँ। दोस्तों वैसे सेविंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कुछ भी स्टाइपेंड मिलता हो, सैलरी मिलता हो, तो आप लोग उसमें सेविंग जरूर करें कि वो आपके बुरे वक्त में ज़रूर काम आएगी। दोस्तों अगला हमारा जो वर्ड है वो है डाइग्रेस। डाइग्रेस का मतलब होता है विषय से भटक जाना। अब आप लोगों ने कई बार न्यूज़ मीडिया चैनल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि किस तरह से नेताओं से सवाल कुछ किया जाता है और उस मुद्दे से भटका के आपको किसी दूसरे मुद्दे पे ले जाते हैं। तो दोस्तों वो एक तरह से डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक होता है। मतलब द मैनी पॉलिटिशियंस आर हैबिचुअल ऑफ डाइग्रेसिंग फ्रॉम द मेन इश्यूज और टॉपिक्स। मतलब कई सारे पॉलिटिशियंस उनको हैबिचुअल हैं, उनको आदतन मजबूर हैं कि वो मेन मुद्दों से या फिर मुख्य बिंदुओं से हटकर विषय से भटक जाते हैं और किसी दूसरे विषय पर बात करने लगते हैं। तो दोस्तों वो चीज़ डाइग्रेस कहलाती है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है रीवैम्प। रीवैम्प का मतलब होता है नया रूप देना या मरम्मत करना। दोस्तों इससे मिलता जुलता एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। आप लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो उसमें देखते होंगे जब आप लोग फ़ोन या किसी लैपटॉप को खरीदना चाह रहे होते होंगे कि वो कई बार फ़ोन बड़ा सस्ता मिल रहा होता है। वहाँ पे आप देखते हैं उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके तो उसमें लिखा रहता है रीफर्बिश्ड। एक्चुअल में रीफर्बिश्ड जो होता है वो रीवैम्प का ही सिनोनिम होता है। वो भी एक तरह से फिर से मरम्मत करना, नया रूप दे देना, उसका मीनिंग होता है। तो दोस्तों रीवैम्प मतलब किसी भी चीज़ की आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं और उसको एक नया रूप दे रहे हैं। अगला हमारा वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, जिसका मतलब होता है जवाबदेही। दोस्तों अगर इसको सेंटेंस में समझें तो इसको हम कह सकते हैं द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस शुड ऑलवेज हैव अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। मतलब जो भी हमारा लोकतंत्र है उसमें ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह और जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं उनकी जवाबदेही उस देश के सिटीजन्स या नागरिक के लिए ज़रूर होनी चाहिए। समझ गए आप लोग? अकाउंटेबिलिटी मतलब किसी चीज़ का अकाउंट मतलब हिसाब रखना, और अकाउंटेबिलिटी मतलब उस अकाउंट को किसी को देना, मतलब जवाबदेही होना किसी के प्रति। तो दोस्तों इसको आई होप आप समझ गए होंगे। अगला जो वर्ड है वो है हमारा कंटिजेंट। और कंटिजेंट का मतलब होता है आकस्मिक, सैन्य दल या शर्तों पर निर्भर। दोस्तों अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में इसके अलग अलग मतलब रहते हैं और कंटिजेंट को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर पॉलिटी पढ़ी होगी, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे एसएससी या किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी और जीएस आता है कंप्लीट, तो उसमें आप लोगों ने कंटिजेंसी फंड पढ़ा होगा। एक्चुअल में सरकार कंटिजेंसी फंड जो रखती है उसका मतलब ही ये होता है कि वो एक आकस्मिक आपातकालीन सिचुएशन में यूज़ करे जाने वाला धन है। तो इसी तरह से कंटिजेंट का मतलब आकस्मिक, मतलब जो अचानक हो, जिसके बारे में पता ना हो, और तो उसको डील करने के लिए कंटिजेंसी फंड होता है। तो वो कंटिजेंसी इसी कॉन्टिजेंट से डिराइव हुआ है। सैन्य दल जो है, तो आप लोगों ने कई बार हिस्ट्री में सुना होगा द ब्रिटिशर्स विद देयर कंटिजेंट रीच टू स्टॉर्म द फोर्ट। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी भी किले गए अपने सैन्य दल के साथ उसको कब्जा करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से इसके ये वाला मतलब इसमें साबित होता है। अगला जो हमारा मतलब है वो है शर्तों पर निर्भर करना। हाल ही में आप लोगों ने एक बहस सुनी होगी जावेद अख्तर जी और मौलाना नदवी के बीच में। उन लोगों में ये बहस हो रही थी, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। वैसे मेरे हिसाब से जो गॉड एग्जिस्ट करते हैं उसी के ऊपर एग्जाम्पल देके जो नदवी जी थे वो कह रहे थे कि गॉड एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिजेंट नहीं है, मतलब किसी शर्तों पे निर्भर नहीं करती है। जैसे इंसानी जीवन है, हमारा मानवीय जीवन है, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पूरे दुनिया में, उनका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो कुछ शर्तों पे है कि भाई ऑक्सीजन ऐसी होनी चाहिए, पानी का स्तर इतना होना चाहिए पृथ्वी के अंदर, इतना तापमान होना चाहिए, तब जाके वो पॉसिबल है हमारी जो लाइफ है।
लेकिन गॉड इन सब चीज़ों से परे है, वो कंटिंजेंट नहीं है। तो क्या आप समझ गए, तीनों अलग अर्थ और एक ही शब्द का जो परिप्रेक्ष्य है वो अलग अलग हो जाता है। तो इस तरह से अगला हमारा जो वर्ड है वो है ऑजिन। दोस्तों ये थोड़ा सा मिथोलॉजिकल वर्ड है, इसका माइथोलॉजी जो ग्रीक माइथोलॉजी है उससे लेना देना है। एक्चुअल में ऑजिन ऑजियस नाम के एक राजा थे, उनसे एक डिराइव किया गया वर्ड है। आप लोगों ने शायद एक ईडियम सुना होगा, ऑजिन स्टेबल्स। स्टेबल्स का मतलब होता है बाड़ा। तो वो जो ऑजियस राजा थे उनके पास थाउजेंड्स ऑफ कैटल्स थे। तो उस कैटल होने की वजह से उनका जो बाड़ा था, स्टेबल था, उसमें काफ़ी गंदगी थी। मतलब उसको कोई आदमी साफ करने की ज़रूरत नहीं करता था। लेकिन हरक्यूलिस ने देखा तो उसने 2 नदियों का रुख मोड़ दिया उसको साफ करने के लिए, उसको एक दिन के अंदर साफ कर दिया। तो इसीलिए तब से ये बना कि ऑजिन स्टेबल्स का मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत, बहुत ही बेतरतीब हालत। तो ऑजिन का मतलब भी बहुत गंदा, अत्यंत भ्रष्ट होता है। तो मान लीजिए करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो समाज की गंदगी ही तो है। तो इसीलिए उसको अत्यंत भ्रष्ट या बहुत गंदा ऑजिन से डिनोट किया जाता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ऐड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल या एसबीआई प्रूडेंशियल, कुछ भी मतलब इस तरह का फंड्स जो रहते हैं वो प्रूडेंशियल इस प्रूडेंट वर्ड से ही डिराइव हुआ है। एक्चुअल में प्रूडेंट का मतलब विवेकपूर्ण होता है और प्रूडेंशियल फंड मतलब जिम्मेदारी, दिमाग से सोच के लगाया हुआ धन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको सेंटेंस में बोलूँ, वी मस्ट बी ऑल प्रूडेंट इनफ टू इन्वेस्ट आवर एसेट्स केयरफुली सो दैट वी कैन गेन आउट ऑफ देम। मतलब हमें हमारे जितने भी एसेट्स हैं, मनी है, उनको इतने विवेकपूर्ण तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि उससे हमें गेन मिल पाए, कुछ फ़ायदा मिल पाए। तो दोस्तों प्रूडेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है वो है ड्रैगनेट। ड्रैगनेट का मतलब होता है व्यापक तलाशी अभियान। दोस्तों वैसे तो इसका ओरिजिन हुआ है मछुआरों की दुनिया से, फिशरमैन की दुनिया से। आप लोगों ने कई बार टीवी में या कहीं भी आप गए होंगे नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, तो देखा होगा कि कहीं मछुआरे मछली पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जाल रखते थे और जाल रखने के साथ साथ वो उसको ड्रैग करते थे ताकि बहाव के साथ मछलियाँ उसमें फंस जाए। उसी तरह से पुलिस या और भी कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, वो एक तरह का सर्च ऑपरेशन चलाती हैं किसी का तलाश करने के लिए। किसी आदमी के लिए कोई नोटिस निकाल देते हैं कि भाई उसको जाके तलाश करो, तो वो एक तरह का ड्रैगनेट बनाती हैं, एक अभियान चलाती हैं। तो ड्रैगनेट एक्चुअल में आजकल की दुनिया में जो पुलिस वर्ल्ड है उसके अंदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ड्रैगनेट का ओरिजिन मछुआरों की दुनिया का है। तो है ना दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग बात। दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है हमारा डॉक्ट्रिन। अब डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये बताइएगा कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके टाइम में ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, आदमी अपने बायोलॉजिकल सन के अलावा किसी को भी अपनी सत्ता, किसी को अपना राज्य सौंप नहीं सकता था। उस टाइम के राजाओं के लिए ये नियम, ये कंपल्शन बना दिए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा। देखिए दोस्तों कितनी विडंबना थी कि हमारे देश में आके हमें कोई ये बता रहा था कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। खैर छोड़ो, वो दूसरा टॉपिक है। लेकिन मैं बता दूं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आप लोग हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ते होंगे, वो गोद प्रथा पढ़ते होंगे, इसीलिए आप कंफ्यूज होकर थोड़ा डॉक्ट्रिन का मतलब गोद या प्रथा से निकाल लेते होंगे। लेकिन इसका मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब चूक का सिद्धांत। एक भी बच्चा चूका तो यूं समझ लीजिए हाथ से राज्य छूटा। अगला हमारा जो वर्ड है वो है सकर। सकर का मतलब होता है सहायता। दोस्तों वी शुड ऑलवेज प्रोवाइड सकर टू आवर फ्रेंड्स ड्यूरिंग देयर कंटिंजेंट टाइम। मतलब हमें अपने दोस्तों की हमेशा सहायता करनी चाहिए उनके बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में या आकस्मिक या किसी आपातकाल में। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से मैंने सकर और कंटिंजेंट को एक तरह से मिला दिया ताकि आपको फिर से रिफ्रेश हो जाए। अगला जो वर्ड है वो है हमारा ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है तकनीकी गड़बड़ी या खराबी। दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपके फ़ोन में कई बार आपकी जो डिस्प्ले है वो सही से काम नहीं कर रही होती है या कुछ और फंक्शन आपके फ़ोन के थोड़े गड़बड़ी दिखाने लग जाते होंगे, तो एक्चुअल में वो ग्लिच होती है, जो भी किसी तकनीकी खराबी को बोलते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारा एनोमली। एनोमली का मतलब होता है असामान्यता। आप लोगों ने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इस मेटल या इस नॉन मेटल में एनोमली है अपने ग्रुप ऑफ मेटल या नॉन मेटल में। मतलब कुछ मेटल या ग्रुप ऑफ मेटल्स जो होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप में एक तरह की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, और उससे अगर कोई डेविएट या उससे कोई अलग मान लीजिए अपना व्यवहार करता है या कोई रिएक्शन करता है वो मेटल, नॉन मेटल या एलिमेंट, तो वो उसकी एनोमली बोली जाती है। या फिर इसको अगर मैं और सिंपल भाषा में बताऊं तो जैसे मान लीजिए आप कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलता है आप अपना ब्लड टेस्ट करा दीजिए। तो ब्लड रिपोर्ट आती है तो उसमें कोई एनोमली ना हो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट करने के लिए बोलता है। एनोमली मतलब आपकी शुगर बढ़ गई या आपके आरबीसीज कम है या डब्ल्यूबीसीज ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, तो वो एनोमली होती है। समझ गए दोस्तों। अगला जो हमारा वर्ड है वो है डी डुप्लीकेशन।
अब दोस्तों ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है, डी और डुप्लीकेशन से। डी डुप्लीकेशन का मतलब होता है दोहराव हटाना। दोहराव हटाना ऐसे जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में कई बार आपको गूगल फोटोज़ या फिर आप अगर आईफोन चलाते हैं तो उसमें जो फोटोज़ ऐप है उसमें कई बार आपको डुप्लीकेट फ़ोटो डिलीट करने की एडवाइस देता है। एक्चुअल में उस डुप्लीकेट फ़ोटोज़ को हटाना ही डी डुप्लीकेशन कहलाता है। वैसे मैं बैंकिंग में रहा हूँ, बैंकिंग में 5 साल मैंने काम किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसमें एक डी डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है वो अकाउंट से रिलेटेड। आप कभी अगर बैंक जाएंगे या आप कभी बैंक फ्यूचर में ज्वाइन करते हैं, जो कि आप करेंगे ही, अगर आपने टारगेट बना रखा है तो आप बिल्कुल अचीव करेंगे। अगर आप लगे रहेंगे पूरी तरह से पढ़ाई में तो आपको पता चलेगा कि डी डुप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। बहुत मज़ा आता है वैसे उसको करने में, लेकिन शुरुआत में बहुत सिरदर्द भी होता है। तो दोस्तों अगला जो हमारा वर्ड है वो है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ये वर्ड भी दो वर्ड से मिलके बना है, इन और कॉम्प्रिहेंसिबल। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि आपकी तैयारी के दौरान आप बहुत ज़्यादा उससे डील करते होंगे और वो सिरदर्द का कारण बन जाता होगा। दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का कई बार मैं लोगों से मतलब पूछता हूँ, बच्चों से मतलब पूछता हूँ, तो वो कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी अनुवाद है अपठित गद्यांश। तो दोस्तों वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की गोद प्रथा वाली बात ही हो गई। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का असली मीनिंग होता है किसी चीज़ को पढ़ के आप कितना समझ पा रहे हैं, वो उस चीज़ का टेस्ट है। लेकिन अपठित गद्यांश जो आप पहले से पढ़े आ रहे हैं उसका अनुवाद आप उसको पढ़ने लग जाते हैं और उसको समझने लग जाते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अपठित या कुछ उससे रिलेटेड होगा। तो दोस्तों इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब ऐसी चीज़ जो समझ से बाहर हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो पढ़ के समझ में आए, रीडिंग मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जो समझ से बाहर है। समझ गए दोस्तों। अगला जो वर्ड है वो है हमारा स्क्रब ऑफ। स्क्रब ऑफ का मतलब होता है रगड़ कर हटाना। द स्टेन फ्रॉम द यूटेंसिल वॉज स्क्रब्ड ऑफ आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड लेबर। मतलब जो बर्तनों पे दाग थे वो रगड़ कर बाहर निकाल दिए गए काफ़ी मशक्कत के बाद, कड़ी परिश्रम के बाद। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और आपको मैं बताता हूँ, स्क्रबर। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के यहाँ बर्तन धोने के लिए एक स्क्रबर, जूना जिसको बोलते हैं, वो रखा रहता है। एक्चुअल में वो स्क्रबर भी स्क्रब वर्ड से ही आया है कि वो स्क्रबर क्या करता है, किसी यूटेंसिल को रगड़ के साफ करता है। उसी तरह से स्क्रब ऑफ का मतलब रगड़ कर हटाना। दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है हमारा ट्रेड, और ट्रेड का मतलब होता है चलना या कदम रखना। मान लीजिए दोस्तों आप जिम में जाते हैं, अगर नहीं भी जाते हैं तो आपको पता होगा, कई बार एक दो बार आप चक्कर मार के जरूर आए होंगे, क्योंकि अगर घोड़ी पे नहीं बैठे तो क्या हुआ, आप लोग बारात में नाचे तो होंगे। तो इसीलिए तो ट्रेडमिल आप लोगों ने वहाँ देखी होगी। एक्चुअल में वो ट्रेडमिल जो है वो डिराइव हुआ है ट्रेड वर्ड से ही। ट्रेडमिल मतलब ऐसी मशीन जिसमें आप कदम दर कदम चलते जाते हैं अपना वेट कम करने के लिए। वैसे दोस्तों आप लोगों को जिम जाना चाहिए, जिम ना भी जाओ तो पार्क्स वगैरह में आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो दोस्तों अब आप समझ जाएंगे कि ट्रेड देखेंगे तो ट्रेड मतलब ट्रेडमिल, और ट्रेडमिल क्या होती है, कदम दर कदम चलने वाली मशीन। तो ट्रेड मतलब चलना या कदम रखना। समझ गए दोस्तों। एक और वर्ड है हमारा कोलिशन। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सुना होगा कि ये एनडीए गवर्नमेंट है, ये यूपीए गवर्नमेंट है, और उससे सीधा सीधा हम मतलब निकाल लेते हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीए और यूपीए कोलिशन ऑफ पार्टीज है, मतलब गठबंधन है कई सारी पार्टीज का। एनडीए मतलब केवल बीजेपी नहीं, बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन। यूपीए मतलब केवल कांग्रेस नहीं, बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन। तो इसीलिए कोलिशन मतलब गठबंधन। समझ गए दोस्तों। अगला हमारा वर्ड है टेनुअस। टेनुअस का मतलब होता है कमजोर। सम पीपल हैव टेनुअस ग्रिप ओवर लीडरशिप। अगला जो वर्ड है वो है पोर्टेंड। पोर्टेंड का मतलब संकेत देना। अब संकेत किस चीज़ का देना, मान लीजिए काले बादल आप लोग देखते हैं आसमान में, वो अगर मान लीजिए आप देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, ये संकेत दे रहे हैं कि घनघोर वर्षा होने वाली है। द डार्क क्लाउड्स पोर्टेंड ऑफ द रेन। काले बादल आपको बारिश का संकेत दे रहे हैं। तो समझ गए दोस्तों पोर्टेंड का मतलब क्या होता है। अगला वर्ड है हमारा रेपरकशन। दोस्तों रेपरकशन का मतलब होता है दुष्परिणाम या प्रतिघात। इफ़ यू इग्नोर योर स्टडी इट विल हैव द सीवियर रेपरकशन ऑन योर लाइफ। अगर आप अपनी स्टडीज़ को, अपनी पढ़ाई को इग्नोर करेंगे तो इसके जो दुष्परिणाम हैं आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरे होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपका कर्तव्य बनता है पढ़ाई करना, अपने सिलेबस को पूरे अच्छे से घोट के पी जाना और फिर उसको एग्ज़ाम में जाके उससे काम लेना। समझ गए दोस्तों। तो रेपरकशन आप लोग, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए, वो आप समझ गए होंगे। अगला जो वर्ड है वो है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। अब दोस्तों आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप लोग जब भी कभी दोस्तों के, यारों के साथ बैठते हैं तो आप लोग बोलते हैं यार तेरी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो क्या करेगा, या तेरी कैटरीना कैफ से शादी हो जाती तो।
वैसे तो उनकी हो चुकी है विकी कौशल जी के साथ, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसी को बोलते हैं, जो काल्पनिक हो, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो। तो ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल कहलाती हैं। समझ गए आप लोग? हाइपोथेटिकल मतलब बिल्कुल काल्पनिक, वास्तविकता से परे। दोस्तों अगला हमारा वर्ड है वो है सिंक्रनी। अब सिंक्रनी में मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बना है, जो सिंग और क्रोनी नाम के दो ग्रीक वर्ड्स थे। सिंग मतलब साथ में, क्रोनी मतलब टाइम। जो क्रोनोलॉजी आप देखते हैं वो टाइम से रिलेटेड होता है, तो इसी तरह से सिंग और क्रोनी, इसका मतलब होता है तालमेल। द टीम वर्क रिक्वायर्स सिंक्रनी, मतलब टीम वर्क में तालमेल की जरूरत होती है। तो दोस्तों सिंक्रनी को समझने के लिए मैं आपको और एग्जांपल दे दूं। आप लोगों ने कई बार जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स पढ़े होंगे। ऐसे सैटेलाइट्स जो जियो मतलब पृथ्वी और सिंक्रोनस मतलब जो साथ साथ घूमते हैं, पृथ्वी के घूमने की स्पीड के साथ साथ वो साथ में घूमते हैं सैटेलाइट्स, वो जियो सिंक्रोनस कहलाते हैं। तो इसीलिए सिंक्रनी मतलब तालमेल, मतलब एक साथ किसी काम का होना। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब है बड़ी सफलता। ब्रेक थ्रू अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो हम बोल सकते हैं क्योर ऑफ एड्स विल बी अ मेजर ब्रेक थ्रू इन दी मेडिकल साइंस। अगर मान लीजिए एड्स का कोई इलाज निकलता है तो वो बहुत बड़ी सफलता होगी, अचीवमेंट होगी आपके मेडिकल साइंस में। समझ गए दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और वर्ड है ट्यूमल्टस। ट्यूमल्टस का मतलब होता है अशांत, उग्र या उथल पुथल। देयर वॉज अ ट्यूमल्टस राइट इन द सिटी विच कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, मतलब एक बहुत ही उग्र या अशांत दंगा हुआ था शहर में, जिसकी वजह से काफ़ी तबाही हुई। तो दोस्तों ट्यूमल्टस का ये मीनिंग रहता है। अब आगे हमारा जो दूसरा वर्ड, अब हमारा जो आखिरी वर्ड है वो है वेंडलाइज। और वेंडलाइज का मतलब होता है तोड़फोड़ करना। वेंडलाइज वर्ड हुआ है वेंडल्स नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी पोलैंड की, उससे। वो काफ़ी उग्र हुआ करती थी, वो जहाँ भी जाती थी वो तोड़फोड़ कर देती थी, लड़ने में बहुत ज़्यादा फेरोशियस या फियर्स होते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा भीषण तरीके से युद्ध करते थे, आसपास सब तबाह कर देते थे। तो इसीलिए वेंडल से वेंडलाइज आया। तो इसके पीछे का जो ओरिजिन है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो मैंने आपको बताया। और आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे सारे वर्ड्स को। मैं आगे भी और लेके आऊँगा वर्ड्स आपके डे बाई डे, और आप लोगों को इसको अच्छे से रिवाइज करना है। और अगर मान लीजिए कोई आपका सजेशन है या फिर आप कुछ मुझे पूछना चाहते हैं किस तरह से तैयारी करें या फिर किस तरह की मैं और वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए बना सकूं, तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको पक्का मैं आपको गाइड भी करूंगा। तो इसलिए आखिर में कहना चाहूँगा, आप इन वर्ड्स को रिवाइज कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद।